What's up, guys? My name is C. Abhishek Bhandari, and welcome back to our YouTube channel Gradcool. That's right, GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of the videos, and do like, comment, and share it with your friends as well. चलो, we have started with income from house property. IFHP के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे अपन ने देख लिया along with examples. ठीक है, ये सेशन में अपन खाली उसके सम सॉल्व करेंगे. सम सॉल्व करने से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने थियोरेटिकली पढ़े थे उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कैसे होता है आपको ये पता चल जाएगा, एंड दस पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. जितना भी अपन ने पढ़ा है एक बार उसका फटाफट रिकैप देख लेते हैं. The first thing that we have seen was basic condition for income to be taxable under house property. There are two basic conditions and both the conditions should be satisfied. पहला condition क्या है? There should be a house property, and दूसरा condition क्या है? That the assessee should be the owner or deemed owner of such house property. ठीक है? Next अपन ने देखा था types of house property. There are three types of house properties. First is the let out property. Let out property मतलब वो property जो अपन rent पे देते हैं. Thus it is always taxable under house property. Next type was self occupied property. SOP के अंदर तीन केस आएंगे. First, self occupied property used for business or profession purpose. ठीक है, अगर मैं मेरी self occupied property business या profession purpose के लिए यूज कर रहा हूं तो such property will be ignored. एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन देते हैं तीन हाउस प्रॉपर्टी है 1, 2 and 3. ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी 1 is used for business and profession purpose. House property 2 is used for residential and house property 3 is used for let out. ठीक है, तो इस केस में हाउस प्रॉपर्टी 1 को आप इग्नोर कर दोगे. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी एग्जेम्प्ट एंड लेट आउट प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी टैक्सेबल. ठीक है, थर्ड टाइप आता है व्हेन यू ओन मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. अगर मेरे पास मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसमें से मैं कोई भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट ले सकता हूं, दैट इज उसका नेट एनुअल वैल्यू निल ले सकता हूं. And balance properties shall be deemed let out property. Deemed let out property will be taxable same as let out property except deemed let out property में actual rent नहीं आएगा. क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था फॉर्मेट. फॉर्मेट क्या बोलता है? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट whichever is higher. Compare that higher amount with standard rent whichever is lower. That lower amount is equal to expected rent or reasonable lettable value. Compare expected rent with actual rent whichever is higher, that higher amount will be GAV, that is gross annual value. Reduce municipal taxes paid or reimbursed by the owner from the GAV, you will get NAV, that is net annual value. ठीक है, NAV मिल गया. उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 आएगा. A is standard deduction at the rate of 30% of NAV. जो भी NAV आता है उसका 30% स्ट्रेट अवे माइनस कर देना. B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन. एंड लास्ट एक बार वो माइनस कर लिया उसके बाद यू विल बी एडिंग अनरियलाइज्ड रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड इनटू 70%. ये आपका पूरा फॉर्मेट है. आपको नीचे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाएगा. अगर आप लोगों के पास मेरे नोट्स नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करना, नोट्स डाउनलोड कर लेना. ठीक है, एक बार अपन ने फॉर्मेट देख लिया. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव सीन वाज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, अगर मैं लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहा हूं तो देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट. जितना मैंने इंटरेस्ट पे किया है पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा. अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहा हूं तो आई हैव टू चेक द पर्पस. पर्पस क्या होगा? 4 पर्पस हो सकते हैं. परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स या रेनोवेशन. परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रेनोवेशन, इनके अलावा अगर मैंने कोई लोन लिया तो मुझे उस लोन पे इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में अगर मैंने परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो मैक्सिमम डिडक्शन दैट इज अलाउड विल बी ₹2 लाख प्रोवाइडेड द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. इफ द कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड विल बी 30,000. ठीक है, अगर मैं रिपेयर्स या रेनोवेशन के लिए लोन ले रहा हूं तो मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अलाउड विल बी ₹30,000. इन एनी केस परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन प्लस रिपेयर्स प्लस रेनोवेशन का एग्रीगेट डिडक्शन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी विल बी ₹2 लाख. ठीक है, समझ में आया? इसके बाद अपन ने देखा था प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. अब प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मतलब क्या? वो इंटरेस्ट जो आपका कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन खत्म होने से पहले आपने पे किया. अभी देख लॉजिकली जब तक एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होता
तब तक मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, देयरफॉर मैं इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं कर सकता। अगर मैं इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं कर सकता तो मैं इंटरेस्ट का भी डिडक्शन नहीं ले सकता। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, आपने जो कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के पहले जितना भी इंटरेस्ट पे किया ना, आपको फ्रॉम द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन 1/5 करके 5 साल तक उसका डिडक्शन मिल जाएगा, अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट्स। ठीक है, देयरफॉर प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन हैज बीन कंप्लीटेड। क्लियर है? ठीक है, अब प्री एक्विजिशन पीरियड या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन एंड it ends at the financial year prior to the financial year in which construction or acquisition was completed. क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका प्री एक्विजिशन पीरियड हो गया। इस पीरियड में आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है वो आपका प्री एक्विजिशन पीरियड या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन ने वैकेंसी रेंट वाला कॉन्सेप्ट देखा था। अगर आपको क्वेश्चन में वैकेंसी मंथ दिखता है या वैकेंसी रेंट दिखता है तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड रेंट विद एक्चुअल रेंट, यू विल बी कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड रेंट विद एक्चुअल रेंट एड वेकेंट रेंट। क्लियर है? ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंट रेंट को आप कंपेयर करोगे। इन दिस केस इफ द एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर देन एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंट रेंट, then such expected rent will be my GAV. If the actual rent plus vacant rent is higher than or equal to expected rent, then actual rent will be my GAV. क्लियर है? ठीक है, इसके बाद अपन ने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखे थे, कंपोजिट रेंट का देखा था, फिर पार्टली लेट आउट और पार्टली वेकेंट प्रॉपर्टी का देखा था, एरिया वाइज एंड टाइम वाइज, जॉइंट को ओनरशिप का भी अपन ने कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, क्लियर है? ये सारे कॉन्सेप्ट पे अपन आज के सेशन में सम सॉल्व करेंगे। I will be solving 3 to 4 sums और 5 sums जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाते हैं। बैलेंस जितने भी सम्स है वो आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे एज अ प्रैक्टिस। आई एम रिपीटिंग अगेन, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, अकाउंट्स हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स वगैरह हो गई, इसमें अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकली सम सॉल्व नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं की, तो आपको अच्छे ग्रेड से पास होना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट चेक आउट द सम्स, क्या क्या है जो अपन सॉल्व करने वाले आज के लेक्चर में। देख, फर्स्ट सम जो है ना, फर्स्ट सम आपका बेसिक सम है। तो बेसिक सम में मैं टाइम पास नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूंगा करना क्या है। आपके स्क्रीन पे सोल्यूशन भी आ जाएगा, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो उसको पॉज करके लिख लेना। ठीक है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योरली आपका फॉर्मेट है। देख, फॉर्मेट क्या बोलता है, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, compare that with standard rent whichever is lower, that will be my expected rent, compare that with actual rent whichever is higher, that will be my GAV. ठीक है, less municipal taxes will give me NAV, less 30% of NAV, less interest on loan or borrowed capital. Clear है? अब इधर देख, Anirudh has a property whose municipal valuation is rupees 1,30,000 per month. तो ये municipal value के कॉलम में लिख लेंगे। Fair rent of such property is 1,10,000. Compare municipal value with fair rent. ठीक है, whichever is higher, इन दोनों में से higher amount कौन सा है? 1,30,000. ठीक है, तो 1,30,000 आपका यहां पर आ गया। Next, standard rent fixed by the Rent Control Act is rupees 1,20,000. Compare the higher amount that is 1,30,000 with the standard rent that is 1,20,000. Whichever is lower will be my expected rent. Lower amount कौन सा है? 1,20,000. तो 1,20,000 will be my expected rent. ठीक है, the property was let out for a rent of rupees 11,000 per month. 11,000 per month मेरा actual rent हो जाएगा। Unrealized rent is rupees 11,000. अभी देख, क्वेश्चन में अगर खाली अनरियलाइज्ड रेंट दिया है तो वो करंट ईयर का हो जाएगा, वो अपन एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे। अगर अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड दिया है या अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड दिया है तो वो एकदम एंड में अपन उसका 70% ऐड कर देंगे। यहाँ पे खाली अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड, अनरियलाइज्ड रेंट दिया हुआ है, देयरफॉर ये एक्चुअल रेंट में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्चुअल रेंट मिल जाएगा, दोनों में से whichever is higher will be your GAV. उसमें से he paid municipal taxes at the rate of 10%. 10% किसका लेंगे? म्युनिसिपल वैल्यूएशन का। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है? 1,30,000. तो उसका 10% 13,000 will be reduced. Interest on borrowed capital was rupees 40,000 for the year.
सर 40,000 है, 30,000 से ज्यादा है, नहीं मिलेगा, खाली 30,000 मिलेगा, तंबूरा। भैया ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी में देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। चल, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अनिरुद्ध फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देख, सिंपल, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, हायर अमाउंट आ गया, कंपेयर दैट विद स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर, लोअर अमाउंट आ गया, कंपेयर दैट विद एक्चुअल रेंट। अभी देख, एक्चुअल रेंट क्या है, रिसीवेबल लेस अनरियलाइज्ड, 11,000 पर मंथ इंटू 12, ये अपना रिसीवेबल हो गया, इसमें से 11,000 अपन को करंट ईयर में अनरियलाइज्ड है, तो वो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्लियर है, ठीक है। तो ये आ गया 1,21,000, विच एवर इज हायर, हायर अमाउंट मेरा हो गया GAV। इसमें से मैंने 13,000 दैट इज 10% ऑफ 1,30,000 मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, NAV। NAV में से मैंने NAV का 30% यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया अंडर सेक्शन 24A, एंड जो 40,000 मैंने पे किया था मुझे पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा बिकॉज इट इज लेट आउट प्रॉपर्टी, क्लियर है, ठीक है। तो ये माइनस कर दिया, मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल गया। इसके अंदर कोई लोड नहीं है, इसीलिए मैं ये सम सॉल्व भी नहीं कर रहा। इफ यू गाइज वांट टू सॉल्व दिस सम तो मेक श्योर आप वीडियो को पॉज करो और एक बार सम सॉल्व कर लो, ठीक है। इन एनी केस अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। चलो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सम में वेकेंसी रेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सम अपन सॉल्व कर लेंगे, तो इससे आपका जो वेकेंसी रेंट वाला अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। चल देखते हैं सम क्या बोलता है। Ganesh has a property whose municipal valuation is rupees 2,50,000. Fair rent is rupees 2 lakhs per annum and standard rent fixed by the Rent Control Act is rupees 2,10,000 per annum. मेरे पास म्यूनिसिपल टैक्सेस है, म्यूनिसिपल रेंट है, फेयर रेंट है और स्टैंडर्ड रेंट है, ठीक है। तो ये तो मेरे फॉर्मेट में चला गया, तो मुझे एक्सपेक्टेड रेंट मिल जाएगा, इसके अंदर कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। The property was let out for a rent of 20,000 per month. However, tenant vacated the property on 31st January 2020. 31st January 2020 को प्रॉपर्टी वेकेंट हो गया था, मतलब फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए मेरा प्रॉपर्टी वॉज वेकेंट। फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी मेरा प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड था, तो मुझे रेंट कितने महीने का मिलेगा, 10 मंथ्स का, ठीक है। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर रुपीज 20,000, ये तो हो गया। However, the tenant vacated the property on 31st January 2020. Unrealized rent was rupees 20,000. खाली अनरियलाइज्ड रेंट दिया है, मतलब ये अपना करंट ईयर का है, देयरफॉर एक्चुअल रेंट में से माइनस हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। एंड ऑल द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड। रूल 4 में कुछ कंडीशंस दी हुई है, वो अपन ने सेटिस्फाई कर ली, ठीक है। आपको कंडीशंस में डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है। He paid municipal taxes 8% of the municipal valuation. Municipal valuation कितना है, 2,50,000, तो 2,50,000 का 8% taxes पे कर दिया। Interest on borrowed capital was rupees 65,000. सर 30,000 ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, पूरा का पूरा 65,000 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है और लेट आउट प्रॉपर्टी में देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर गणेश फॉर AY 2021। चलो कंप्यूटेशन करते हैं अपन। मेरे पास फॉर्मेट रेडी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 2,50,000। कंपेयर दिस विथ फेयर रेंट, फेयर रेंट कितना है, 2 lakhs, ठीक है। दोनों में से हायर अमाउंट कौन सा है, 2,50,000, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। कंपेयर दिस विथ स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 2,10,000। दोनों में से लोअर अमाउंट कौन सा है, 2,10,000, तो ये हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एक्चुअल रेंट जो है ना उसमें दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन फिकर नॉट, मैं हूं ना। देख एक्चुअल रेंट क्या बोला है, कितना है एक्चुअल रेंट, 20,000 पर मंथ। कब तक प्रॉपर्टी वेकेंट हो चुका था, 31st जनवरी तक, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी।
10 महीने के लिए प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड था, तो मुझे रेंट कितने महीने का मिला? 10 महीने का मिलना चाहिए था, ठीक है। देयरफॉर ₹20,000 इंटू 10 months, ये हो गया मेरा रेंट रिसीवेबल, लेस अनरियलाइज्ड रेंट कितना है? एक महीने का अनरियलाइज्ड है, मतलब मुझे 20,000 नहीं मिला उसमें से, आके नहीं, 20,000 इंटू 10 months रिसीवेबल था, बट उसमें से नहीं मिला मुझे मिला कितना? एक ही महीने का, ठीक है, तो वो मैंने माइनस कर दिया। अब प्रॉपर्टी वॉज वेकेंट, मैंने क्या बोला था, जैसे ही क्वेश्चन में वेकेंसी रेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग दिस एक्सपेक्टेड रेंट विद एक्चुअल रेंट, यू विल बी कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड रेंट विद एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं, इफ actual rent plus vacant rent is more than equal to expected rent, then actual rent is equal to GAV, otherwise expected rent is equal to GAV, ठीक है। अभी देख, मेरे पास एक्चुअल रेंट कितना है? 20,000 इंटू 10 लेस 20,000, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, ऐड वेकेंट रेंट। वेकेंट रेंट कितना हो जाएगा मेरा? 2 महीने के लिए प्रॉपर्टी वेकेंट है, अगर प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं होता तो मुझे वो 2 महीने का रेंट मिलता, कितना मिलता? 20,000 रुपीस, 20,000 इंटू 2 months, ठीक है। देयरफॉर इसका टोटल कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू ₹1,80,000 माइनस प्लस 40,000, दैट इज इक्वल टू ₹2,20,000, क्लियर है? ये आपका पूरा का पूरा वर्किंग रेडी हो गया। देख, सबसे पहले क्या किया, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है वो लिख लिया। कितना रिसीवेबल है? 20,000 इंटू 10 months के हिसाब से 2 lakhs रिसीवेबल है, उसमें से कितना अनरियलाइज्ड है जो अपन माइनस करेंगे? 20,000, तो एक्चुअल रेंट मुझे कितना मिला पूरे साल में? 1,80,000 का, ठीक है। अगर वेकेंसी रेंट क्वेश्चन में दिया है तो आप क्या करोगे, एक्चुअल रेंट में वेकेंसी रेंट को ऐड कर दोगे, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग जीएवी। वेकेंसी रेंट कितना है? 20,000 इंटू 2 month 40,000, तो मेरा एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट कितना है? 2,20,000। अब यहां पे एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज 1,80,000 प्लस 40,000 is equal to 2,20,000, which is more than equal to expected rent, that is equal to rupees 2,10,000. Therefore actual rent is equal to GAV. अब एक्चुअल रेंट कितना है मेरा? 1,80,000, तो दोनों में से अभी नॉर्मली पब्लिक क्या करेगी, विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे 2,10,000 लिख देगी, तो उस केस में उनका सम गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कॉन्सेप्ट वेकेंसी रेंट वाला भी आपके सम में इंक्लूडेड है। देयरफॉर यहां पर मैं 1,80,000 लिखूंगा। रीजन बीइंग कि अगर प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं होता तो इंस्टेड ऑफ 1,80,000 I would have got 2,20,000 here, and apparently my actual rent, that is 2,20,000, would have been GAV. But because property vacant हो गया इसीलिए मुझे 1,80,000 ही मिला। Therefore यहाँ पे 1,80,000 लिया मैंने by comparing expected rent with actual rent and vacancy rent। समझ में आया? ये पूरे सम में यही 3 चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ये पूरे सम में यही 3 चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट, म्यूनिसिपल टैक्सेस मुझे माइनस करना है। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना है मेरे पास, कुठे गेला, ये रहा। म्यूनिसिपल टैक्सेस 8% है, ठीक है। तो मैं 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन माइनस कर दूंगा, इक्वल टू म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इनटू 8%। तो 20,000 मैंने म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दिया, मुझे कितना मिल गया, 1,80,000 में से मैंने 20% म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर लिया, मुझे कितना मिलेगा, 1,60,000। छोड़, 1,60,000 आ गया, ठीक है। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 में दो डिडक्शन है। पहला तो स्ट्रेट अवे 30% ऑफ एनएवी। एनएवी कितना है, 1,60,000, तो इसका 30% माइनस हो जाएगा, इक्वल टू दिस इनटू 0.3, तो मुझे मिलेगा 48,000। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन अपन को कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 65,000, तो पूरा का पूरा 65,000 माइनस हो जाएगा, लेस 65,000, ठीक है। लास्ट में अपन क्या ऐड करते हैं, अनरियलाइज्ड या अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड। क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड या अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड दिया है क्या, कहीं पे नहीं दिया है, तो अपन क्या करेंगे, डिलीट। ये हो गया मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दैट्स इट, इतना ही सम है। क्लियर है? अगर आपको फॉर्मेट पता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो सम सॉल्व करने में इश्यू नहीं होगा। इसके अंदर खाली ये एक्चुअल रेंट वाला जो फंडा है, आपको वो ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो खुद से, तो मेक श्योर आप वैकेंसी रेंट वाला कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान से देख लो, एक्चुअल रेंट वाला कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। उसके बाद सम सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा इस सम के अंदर कुछ भी नहीं है इतना, ठीक है। इन एनी केस आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन एज वेल एज सोल्यूशन दोनों है। इफ यू गाइज वांट टू कॉपी इट डाउन, वीडियो को पॉज करना एंड एक बार इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो, चलो कर लिया कॉपी। अभी देख नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या बोला, पूर्णा हैज वन हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर बैंगलोर, ठीक है। उसके पास बैंगलोर में एक हाउस प्रॉपर्टी था। शी स्टेज विथ हर फैमिली इन दैट हाउस। वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया मतलब इसका एनएवी विल बी 0, ठीक है। द रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज 25,000। भैया अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो मुझे बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट कंसर्न्ड विथ म्यूनिसिपल वैल्यू, आई एम नॉट कंसर्न्ड विथ, एक सेकेंड, I am not concerned with municipal value, I am not concerned with fair rent or standard rent as a matter of fact. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वन हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर इन बैंगलोर, शी स्टेज विथ हर फैमिली इन दैट हाउस, तो ये हो गया मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। देयरफॉर नीचे नेबरहुड का रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करेगा, ठीक है। स्ट्रेट अवे नेट एनुअल वैल्यू विल बी नील। नेक्स्ट, house construction began in April 2013 with a loan of rupees 20 lakhs taken from SBI Housing Finance Limited at 9% per annum on 1/4/2013. लोन टेकन कब है, लोन ऑफ रुपीज 20 lakhs टेकन ऑन 1/4/2013, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30th November 2015. Accumulated interest up to rupees 31/3/2015 is rupees 3,60,000. Accumulated interest मतलब ये आपको स्ट्रेट अवे दे दिया है कि प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट इतना है। ये आपको स्ट्रेट अवे दे दिया है कि प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट इतना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट दिया है तो आपको करंट ईयर में उसका 1/5 डिडक्शन मिल जाएगा along with the interest of the current financial year.
द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 30th नवंबर, ये अपन ने देख लिया। अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कितना है 3,60,000, ये अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अपना प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ऑन 31st March 2020 पूर्णा पेड रुपीज 2,40,000 विच इंक्लूडेड 1,80,000 एज इंटरेस्ट। मतलब मेरा जो 20 lakhs का लोन है वो 20 lakhs में से 2,40,000 मैंने टोटल पेमेंट किया है, जिसके अंदर 1,80,000 का इंटरेस्ट है। कब पे किया 31st March 2020, दैट इज इन करंट ईयर 1920 में, ठीक है। देयर वाज नो प्रिंसिपल रीपेमेंट प्रायर टू दिस, इस डेट के पहले कोई प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं था। अभी देख पूरा सम आपके सामने है, एक बार अपन इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि भैया सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन भी है आपके सामने, लेकिन वो सॉल्यूशन आया कैसे वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देख मेरे पास क्या है, NAV है स्ट्रेट अवे, NAV इज इक्वल टू नील, लिख लो यहाँ पे, ठीक है। NAV नील लिख लिया। अब इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, लेस इंटरेस्ट, सॉरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 24A will be 0, 24A will be 0, नील। 24A क्या है 30% ऑफ NAV। 24B will be इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख लोन कब लिया था, लोन वॉज टेकन ऑन 1/4/2013, लोन टेकन 1/4/2013, ये हो गया मेरा फाइनेंशियल ईयर 13-14, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, कंप्लीटेड ऑन 30th November 2015, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 30th November 2015। तो ये मेरा कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया, फाइनेंशियल ईयर 2015-16, ठीक है। देयरफॉर प्री एक्विजिशन पीरियड क्या होगा, प्री एक्विजिशन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट और द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन एंड एंड्स एट द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है ना, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ फाइनेंशियल ईयर 15-16 में, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां पे खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर 2014-15, ये हो गया मेरा ईयर प्रायर टू कंप्लीशन, ठीक है, ईयर प्रायर टू कंप्लीशन। तो ये हो गया मेरा फाइनेंशियल ईयर 14-15। देयरफॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हो जाएगा, फ्रॉम financial year in which loan was taken, that is 2013-14, till financial year prior to the year in which construction was completed, that is financial year 2014-15, ठीक है। अभी देख क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू ₹30 अप टू फाइनेंशियल ईयर 31/3/2015, मतलब अपन को 31/3/2015 तक कितना इंटरेस्ट अक्यूमुलेटेड है वो दिया हुआ है। देयरफॉर अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कितना है मेरा, अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ₹3,60,000। कभी से ये मिलेगा मुझे, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 15-16, दैट इज इन द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। 1/5 करके 5 साल तक मिलेगा, दैट इज 15-16 में एक मिलेगा, 16-17 में एक मिलेगा, 17-18 में 1/5 मिलेगा, 18-19 में 1/5 मिलेगा एंड 19-20 में 1/5 मिलेगा। 19-20 बीइंग योर 5th ईयर आपको 1/5 डिडक्शन मिलेगा, तो इसका 1/5 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू दिस इनटू, सॉरी हाँ, दिस डिवाइड बाय 5, तो 72,000 आपको करंट ईयर में मिलेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। Add
इंटरेस्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में मैंने कुछ भी लोन रीपेमेंट नहीं किया, ईयर एंड में रीपेमेंट किया, तो मतलब पूरे साल का तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। लोन कितना है 20 लाख, इंटरेस्ट कितना है 9%, तो 9% के हिसाब से कितना आएगा 1,80,000, 9% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना आएगा 1,80,000। देख लोन अमाउंट कितना है 20 लाख, ठीक है, इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है 1,80,000। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट 2,52,000। पूरा इंटरेस्ट मिलेगा क्या 2,52,000 का? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 2,50,000 का पूरा इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड इफ लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन, maximum interest that will be allowed as deduction would be rupees 2 lakhs, restricted to rupees 2 लाख, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट डिडक्शन, ये मैं यहां पे माइनस कर दूंगा, लेस 2 lakhs। आपको क्या मिल जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? -2 lakhs। दैट्स इट, समझा? ठीक है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगेन आपके पास स्क्रीन पे मैंने जो सोल्यूशन लिखा है वो भी है, एज वेल एज नोट्स के भी सोल्यूशन है। इन एनी केस अगर आप इसको कॉपी कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करना, प्री एक्विजिशन वाला पार्ट एक बार ध्यान से पढ़ना, उसके बाद इसको सॉल्व करना। क्लियर है? ठीक है, चलो ओके, सॉल्व कर लिया, ठीक है। चल विल एंड अप द सेशन हियर। नेक्स्ट सेशन में अपन रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स के सम सॉल्व करेंगे। वो बड़े बड़े सम्स है, अगर मैंने स्टार्ट कर लिया तो अननेसेसरीली लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा। दैट्स व्हाई विल बी एंडिंग द सेशन हियर इटसेल्फ, ठीक है। चलो गाइस, adios and my name is C Abhishek Bhandari and you were watching the video on our YouTube channel GradKool. That's right, GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of the videos, and do like, comment and share it with your friends as well. Chalo guys, adios and have a nice day. Bye bye.